Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 1st December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ मूव करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो हम आज का हमारा पहला आर्टिकल है हिट जॉब्स इन नॉट अ पॉलिसी सेज इंडिया ऑन यूएस चार्जेस. अब यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स पर ये चार्जेस लगाए गए हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स इज लिंक टू प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन यूएस अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट आपका एक ग्रुप है, तो उनके एक मेंबर को आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन ऑफिशियल ने क्या किया था, उनकी किलिंग में उनका हाथ है, मतलब प्लॉट की थी उनकी किलिंग को. सो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन ऑफिशियल टू द प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन यूएस केस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो इन्होंने कहा कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर, तो अभी पूरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी. जो न्यूयॉर्क का कोर्ट है, कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ पे अभी पूरा केस फाइल किया गया है, सारी चीजें यहाँ पर चल रही. सो देखिए, हाई लेवल इंक्वायरी विल टेक प्लेस ऑन इनपुट शेयर बाय द यूएस इन एलिस प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरप्रीत सिंह पन्नू. तो यहाँ पर उनकी जो किलिंग है, इसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की बात की जा रही है कि जहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे. लिंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनको इस मैटर से पूरा लिंक किया जा रहा है. तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती है. ऑलरेडी यहाँ पर कनाडा वाला जो इशू है हमारा चल ही रहा है कि जो निर्जर गुज्जर जिसमें यहाँ पर जो निर्जर गुज्जर की यहाँ पर जो डेथ होती है जून में, तो यहाँ पर ऑलरेडी कहा जाता है कि इंडिया का इसमें हाथ है उनकी किलिंग में. ओके, सो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं. अब फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए क्या अपडेट निकल कर आती है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है आपका जीडीपी सर्जेस 7.6% इन Q2 गोज पास आरबीआई फोरकास्ट. आरबीआई के द्वारा ये फोरकास्ट किया गया है कि जो हमारा Q2 है उसमें जो जीडीपी है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, 7.6% हुई है. सो ये यू विल सी द gross domestic product grew at a higher than expected 7.6% in the July-September 2023 क्वार्टर. तो जुलाई से लेकर आपका जो सितंबर तक का क्वार्टर है 2023 में, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी यहाँ पर रही है, 7.6% यहाँ पर रही है. ये हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एस्टिमेटेड पूरा डेटा बताया गया है. उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये इससे भी जो प्रीवियस ईयर का हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर से स्लाइटली थोड़ा सा ये लो है. प्रीवियस ईयर हमारा 7.8% था क्वार्टर, मतलब सेम अगर हम टाइम पीरियड का देखते हैं तो हमारी जीडीपी 7.8% थी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें मेनली किसने फोकस किया है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन पुश वो ज्यादा रहा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ज्यादा रही, 9.3% रही है, जिसके कारण हमें ये ग्रोथ देखने को मिली है. ओके, सो ये इंडिया के लिए मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी जीडीपी में यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. नाउ नेक्स्ट मूव करने से पहले अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. सो देखिए, यहाँ पर आज आपके लिए 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड, और एक क्वेश्चन आपको एंड में दिया जाएगा. सो आप लोगों को यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में. यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं करता है, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने के. तो पहला क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पैटर्न. आप सभी को पता है यूपीएससी का पैटर्न आज के टाइम पर चेंज हो चुका है, तो हमें उस चीज को, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. तो आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर करने की. नाउ पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं. ओके, अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट. यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को हम किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है. तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा?
सेकेंड स्टेटमेंट है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या यहाँ पर मिनिस्टर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है तब तक ही किसी ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 12% ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मिनिस्टर्स हैं आप लोगों के, और उसमें से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, और इन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तो टोटल नंबर जो होना चाहिए वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है आपको ये बताना है, ये नहीं बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। तो आप पैटर्न देखेंगे ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो इसमें से आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following article of the Constitution of India provides for session of Parliament, prorogation and dissolution? इसमें बात की जा रही है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर हमें बताना कि आर्टिकल नंबर 85, 86, 87, 88 इसमें से किस आर्टिकल में हम प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात करते हैं, कि जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उसका प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन किस आर्टिकल के अंदर होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 एंड आर्टिकल 88। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है मेकिंग दिस इजरायली पैलेस्टीनियन वॉर द लास्ट। अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी वॉर हो कभी ना कभी वो खत्म होता है। इसी तरीके से हम इजराइल और हमास की बात करते हैं, ये वॉर भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सामने निकल कर आया कि 1.3 मिलियन से लेकर 2.3 मिलियन तक जो पीपल हैं वो क्या हुए हैं? डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम हमास। मतलब कि जो गाजा स्ट्रिप से जहां पर हमास का कंट्रोल था वहां पर 1.3 मिलियन जो पीपल हैं, जनता है, रेसिडेंट्स थे, वो क्या हुए हैं? वो डिस्प्लेस हुए हैं। और ऑलमोस्ट ऑल दी हाफ ऑफ दी होम्स इन गाजा हैव बीन डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉय। मतलब गाजा का जो आधातर जो घर है, पूरी जो आप कह सकते हैं आधी जो हाफ ऑफ द कंट्री है, वहां पर जो घर है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरा आप सभी को यहाँ पर पता है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि द पैलेस्टीन अथॉरिटी विच हैज बीन रूलिंग देयर फॉर पास्ट 30 ईयर्स हैज बिकम वास्टली अनपॉपुलर एंड करप्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? गाजा की। गाजा में कौन अभी रूल कर रहा है? वहां की जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है वो रूल कर रही है अबाउट 30 ईयर्स। तो लेकिन वहां की जो अथॉरिटी है वो अब कैसी हो चुकी है? अनपॉपुलर हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुकी है। इवन ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर देखेंगे पैलेस्टीन अथॉरिटी प्रेसिडेंट द मोस्ट मॉडरेट पैलेस्टीन leader Israel could have ever hoped for had failure singularly in making any progress towards the objective the establishing a Palestine state in West Bank. He received as a collaborating with Israel in its hunt for terrorists. The peace process has long been dead. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये किसके साथ कर रहे हैं कोलैबोरेशन? एक तरीके से देखिए वो कहाँ रह रहे हैं? गाजा की अथॉरिटी है, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो इस टाइम पर इजराइल क्या कर रहा है? जो भी गाजा में हमास ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पूरी तरीके से हंट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से कि इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है आप इसको पूरी तरीके से क्या करिए? खत्म कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये पर्सनल व्यूज है, आपको इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसमें मतलब कि ये कहा जा रहा है एक तरीके से कि जो अथॉरिटी है वो भी यही चाहती है कि जो हमास ये ग्रुप है, ये पूरी तरीके से जो टेररिस्ट ग्रुप है यहाँ से हट जाए। अब हम इजराइल की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इजराइल ने ये जो अटैक किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये प्रोविजन है, राइट है, अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इजराइल हैज द इनहेरिटेड राइट टू सेल्फ डिफेंस। हमारे पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री क्या करती है? अटैक करती है, तो एज अ सेल्फ डिफेंस हम क्या कर सकते हैं? उस कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन
एट द सेम टाइम यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जहां पर भी ये सेल्फ डिफेंस का एक्शन आपका लिया जा रहा है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर भी क्या करेगी, उसकी रिपोर्टिंग करेगी और वहां पर एक्शन लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हमें होता हुआ नजर नहीं आया, पहली चीज ये। दूसरा, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करें, यहाँ पर जो अपनी मिलिट्री है, फोर्स है, उसका डिसप्रपोर्शनेट और डिस्क्रिमिनेट वे में क्या करें, यूज करें सिविलियंस के अगेंस्ट में। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिविलियंस के अगेंस्ट में उस फोर्स का यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है, सिविलियंस को यहाँ पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं, अभी देखिए अभी कहा जा रहा है कि अगर ये और वॉर जो है आपका खत्म हो जाता, ओवर हो गया, वॉर हमारे यहाँ पर क्या होता है, ओवर हो गया। अब वॉर ओवर हो जाने के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि गाजा में पहले जैसे सिचुएशन कैसे आएगी। गाजा और वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो जो पहले सिचुएशन थी उसको कैसे हम रिवैम्प कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि हम पहले वहां पर फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करवाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इतना डैमेज हुआ है, इसको कौन देखेगा। So UN should be asked the deploy of peacekeeping contingent on the border between Gaza and Israel to ensure security for both। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये वॉर ओवर हो जाएगा उसके बाद यूएन क्या कर सकती है, पीस कीपिंग जो फोर्स है गाजा और इजराइल की बॉर्डर पर क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि हम दोनों कंट्रीज में सिक्योरिटी को यहाँ पर लिफ्ट कर सके, मतलब सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर कर सके। उसके बाद यहाँ पे जो गाजा में ब्लॉकेड लगाया गया है इजराइल के द्वारा, इसको लिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल में यहाँ पर मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है ना, उसकी जो भरपाई एक तरीके से किसको करना चाहिए, पूरी कंट्रीज को, इवन यूएन को भी मिलकर इसकी भरपाई करनी चाहिए उसको रिवैम्प करने में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सारी चीजों को फिर से कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका अभी तक जो ये प्रपोजल था टू स्टेट नेशन का, टू स्टेट जो सॉल्यूशन था, ये पूरी तरीके से कहीं गुम हो गया था, लेकिन अब फिर से ये क्या हो चुका है, हमारे सामने एज अ लाइव एंटिटी बनकर सामने आ गया। सारी कंट्रीज, इवन यूएन भी क्या कर रहा है, टू स्टेट जो आपका सॉल्यूशन है इसकी तरफ पुश कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जब होता है 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड आता है जो पैलेस्टीन और वेस्ट बैंक में, जो ये प्रपोज करता है कि हम क्या कर सकते हैं कि टुडे द वेस्ट बैंक इज हेवीली पॉपुलेटेड बाय इजरायली सेटलर। यहाँ पे वेस्ट बैंक में अगर हम देखते थे तो ज्यादातर जो कौन है, इजरायली है। ओवर 4,50,000 जो वहाँ की पॉपुलेशन अगर हम काउंट करते हैं पॉपुलेशन में, तो ज्यादातर कौन है, इजराइल है। तो ये भी कहा जा रहा है कि नो इजरायली गवर्नमेंट विल सक्सीड इन परसुएडिंग द सेटल इन रिटर्न। तो यहाँ पर सेटलमेंट की बात की जा रही है। सेकंड, नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ये जो टू स्टेट प्रपोजल है इस पर फोकस करना चाहिए, और सबसे ज्यादा किसको फोकस करना चाहिए, यूएन को फोकस करना चाहिए। क्योंकि यूएन को इसलिए फोकस करना चाहिए, और ये जो कंस्ट्रक्शन का भी हम बात करते हैं उस पर इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि ये जो इजराइल एग्जिस्टेंस में कब आया था, यूएन के ही प्रपोजल से आया था। यूएन ने यहाँ पे प्रपोज किया था कि इजराइल एज अ स्टेट यहाँ पे प्रपोज किया गया था। तभी क्या होता है, इजराइल आपका यहाँ पर आप सभी के सामने एक कंट्री बनकर सामने आता है। और टू स्टेट जो नेशन का सॉल्यूशन है, टू स्टेट नेशन सॉल्यूशन, ये भी यूएन के द्वारा ही प्रपोज किया गया था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है इजराइल में, सेफ्टी का कंसर्न आता है, क्योंकि अरब स्टेट्स के साथ यहाँ पर इस टाइम पर इजराइल के बहुत ही जो रिलेशन है आप सभी को पता है कितने खराब हो चुके हैं। तो अब इस जो ये मतलब रिलेशन, इसको हम कैसे रिवैम्प कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फाउंडेशन क्या है, अब्राहम अकॉर्ड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इजराइल लेजिटिमेट कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल, ये उनकी जो इजराइल की सेफ्टी है उसको हम कैसे इंश्योर किया जाता है। तो इजराइल नेबरिंग अरब स्टेट शुड ऑल बी इंगेज इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर जितने भी, क्योंकि इजराइल के आसपास पूरे अरब स्टेट्स हैं, तो उनके साथ यहाँ पर अगर हमें जो सिक्योरिटी को, इजराइल को सिक्योरिटी का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है, तो जितने भी अरब स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या करना होगा, इंगेजमेंट करना होगा इस प्रोसेस में, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, जो सेफ्टी है इजराइल की उसको इंश्योर कर पाएंगे। ओके, सो द वॉर इन गाजा इज द लेटेस्ट इटरेशन, इट शुड बी द लास्ट, द मिडिल ईस्ट कुड फाइनली एंजॉय द स्टेबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इजराइल में अभी जो वॉर चल रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट वॉर होगा, और ये जो अरब स्टेट आपका मिडिल ईस्ट है वहां पर हम पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो इसमें मेनली यहाँ पर एक व्यू दिया गया है कि जब ये वॉर ओवर हो जाएगा तो उसके बाद कैसी यहाँ पर सिचुएशन रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 ओमिशन
कमीशन एंड ओमिशंस। अब यहाँ पर एक नया रेगुलेशन बिल आपका आया है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। इसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रिलीज किया गया है। इससे पहले हम देखते हैं 2007 में एक इनिशिएटिव लिया गया था ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल को, और उससे पहले हम बात करते हैं 1997 में एक बिल आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी तक हम यहाँ पर एक प्रॉपर एक तरीके से आप देख रहे हैं, अभी जो ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल आया है ये आपका 3rd एडिशन है। अब हम फर्दर देखते हैं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि प्री कंसल्टेशन जो पेपर था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी का किसके द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर इस पेपर में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, इसमें जो भी मतलब रेगुलेशन से प्री कंसल्टेशन यहाँ पे सारी चीजें की गई हैं, उसके बाद ये आपका बिल आया है। अब इस बिल में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो there appear to be 3 positive propositions in current bill। यहाँ पर 3 हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई देती है। पहले क्या है, फर्स्ट इज ऑब्लिक्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड ब्रॉडकास्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्राइबर्स डेटा एंड सब्जेक्ट दिस टू अ पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट। तो पहली चीज इस बिल में ये कही गई है कि जितने भी यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे कि कभी यहाँ पर कोई भी पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ऑडियंस मेजरमेंट है उसकी एक मेथोडोलॉजी को हम लेकर आएंगे, जिससे हम जो डेटा का रेट है उसको स्केलिंग कर पाएंगे, रेटिंग कर पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रेटिंग की जाती है। सो बोथ मैकेनिज्म विल bring the much needed transparency in the opaque value chain of the cable and satellite television business in our country। तो इसमें ये पता चलेगा जैसे कि आपका सैटेलाइट टेलीविजन है ना, और चेन जो केबल का आपका बिजनेस है, तो उसमें किस तरीके से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, मतलब रेटिंग दी जाएगी कितनी यहाँ पर जो आपका ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो किसकी तरीके से, तो उसमें रेटिंग दी जाएगी। थर्ड, इसमें ये कहा जाता है द प्रोविजन टू परमिट प्राइवेट एक्टर्स इन टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग विल इनकरेज कॉम्पिटिशन टू दूरदर्शन। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो आपके प्राइवेट एक्टर्स है उनको यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड करेंगे ब्रॉडकास्टिंग में, जिससे क्या होगा, दूरदर्शन के लिए एक तरीके से कंपटीशन इंकरेज होगा। सो बैक इन 2016 की अगर हम बात करते हैं, तराई हैड इनिशिएटेड कंसल्टेशन ऑन दिस। एट दैट टाइम देयर वाज एन ओपिनियन अबाउट टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग प्रूविंग वैल्यूएबल ओनली फॉर लार्ज प्लेयर्स। तो ये जो ऑप्शन था कि हम क्या करते हैं, प्राइवेट एक्टर को जो भी आपकी टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें यहाँ पर लेकर आए, तो ये 2016 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, कंसल्टेशन दिया गया था, बट इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ये कहा कि जो आपके लार्ज प्लेयर है उनके लिए ज्यादा आपका वैल्यूएबल होगा, सो इंक्लूडिंग दोज ऑलरेडी इन केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। नाउ नेक्स्ट इसमें किसकी बात की जा रही है, एक मेजर कंसर्न, ये तो हमने अभी पॉजिटिव्स की बात करी इस बिल में, ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब कंसर्न क्या है इसमें, सबसे बड़ा कंसर्न ये है इस बिल में कि जो हमारे ओटीटी कंटेनर हैं, ओटीटी कंटेंट जो सप्लायर्स हैं, उनको भी इस ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस में क्या किया गया, आपका इंक्लूड किया गया है। एज ऑल्सो प्रपोज्ड इन तराई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। यहाँ पे तराई की जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी थी उसमें भी यहाँ पर प्रपोज किया गया था कि जो ओटीटी आपके जो ओवर द टॉप कंटेंट सप्लायर है, मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से, जैसे कि आपका अमेजन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, हॉटस्टार हुआ, है ना, और जहां से आपको न्यूज मिलती है, मीडिया मिलती है, आपका फेसबुक हुआ, तो जितने भी यहाँ पे कंटेंट सप्लायर हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इस ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में इंक्लूड करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेजर कंसर्न हमारे सामने निकल कर आता है। सो बोथ मूव्स come amidst intense discussion catalyzed by Ministry of Electronic and Information Technology। तो ये यहाँ पर जो इंटेंस आपका डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है, उसके बाद ये सारी चीजें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी हम क्या करें, ये जो आपका बिल है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इसमें क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। सो द बिल एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इस बिल में यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन उसको एक्सटेंड किया गया है। कंडीशन इन विच जर्नलिस्ट एंड न्यूज आउटलेट देयर आर नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज मल्टीलिंगुअल टेलीविजन नेटवर्क कैन कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल परस्यू। तो इसमें देखिए कौन कौन है, आपका जो केबल सर्विस है, आपका सैटेलाइट जो टेलीविजन सर्विस है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये आपकी इंक्लूड है, और जो जर्नलिस्ट है, न्यूज आउटलेट्स हैं, इसको यहाँ पर जो आपका ब्रॉडकास्टिंग की जो मतलब एक तरीके से डेफिनेशन है उसमें से आपका अलग रखा गया है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो वो अपना प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हम बात करते हैं तरीक में। इसमें यहाँ पर द बिल इज मम ऑन द इशू ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर ये जो बिल है वो ओनरशिप की जो
इशू है, इस पर अभी कैसा मम है, कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है। वेल द बिल इज कीन टू स्टिपुलेट अ मेथोडोलॉजी फॉर ऑडियंस मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑडियंस मेजरमेंट है इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी बातचीत की गई है, बट इसको ऑनर कौन करेगा? आपके पास यहाँ पर जो क्रॉस मीडिया वर्टिकल ऑनरशिप होती है इसके बारे में कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं की गई है। इवन तराई इटसेल्फ हैड ड्रॉन अटेंशन टू एक्सटेंसिव क्रॉस मीडिया ओनरशिप। यहाँ पर तराई ने भी क्या किया है, अपना अटेंशन यहाँ पे सामने रखा है कि जो क्रॉस मीडिया आपका ऑनरशिप है बिटवीन न्यूज पेपर एंड न्यूज ब्रॉडकास्टर इनडायरेक्टली, तो ये किसके द्वारा ओन किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न सामने निकल कर आता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि दे राइटली फील सच इनरोड एंड अनदर डायमेंशन टू वर्टिकल इंटीग्रेशन सिंस सम केबल एंड DTH डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो ओन इन अ roundabout manner news broadcaster both retention and vertical integration risk the ability of the audience to access a well afford news from diverse range of suppliers। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपके कुछ केबल सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और DTH डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, ये न्यूज़ को मतलब ओन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ओवर 800 मिली यहाँ पर टीवी व्यूअर्स हैं आज के टाइम पर भी हम देखते हैं। सेकंड आप यहाँ पर देखेंगे लैक ऑफ ऑटोनमी, यहाँ पर क्या आपकी ऑटोनमी नहीं है। तो बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो बिल है सबसे ज्यादा किसको एम्पावर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है टू डिसाइड द काउंसिल्स एडवाइस, कि यहाँ पर जो काउंसिल्स की एडवाइस है इस पर क्या फोकस मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रही है, जो प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड अट्रैक्ट डिलीटिंग और मॉडिफाइड कंटेंट है, इसको एक तरीके से इसका वॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब हम देखेंगे कि ऑल दीज इंट्रूसिव मैकेनिज्म आर्ग्यूमेंट द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल न्यूज सप्लायर्स टू एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोफेशनल न्यूज़ है सप्लायर्स है एक्सटर्नल ग्रुप्स के ऊपर एक तरीके से क्या है वो वल्नरेबल होते जाएंगे। उसके बाद इसमें ये कहा जाए कि बिल को क्या करना चाहिए, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसे लूज नहीं करना चाहिए। हमारी जो प्रेस है, प्रेस ऑफ फ्रीडम है और जो उसकी डाइवर्सिटी है उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इनकॉर्पोरेट सम स्टार्लिंग ओमिशन रिव्यू इट्स इंट्रूसिव कमीशन अ फाइन ट्यून पोटेंशियली पॉजिटिव प्रोविजंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, किस पर हमें किसका हमें कमीशन होना चाहिए, किसका ओमिशन यहाँ पर होना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकेंगे, एक पॉजिटिव आउटकम के साथ सामने आ सकते हैं। तो देखिए अभी ये बिल आया नहीं है, फर्दर अगर ये बिल सामने आता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कशन आपका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस जेट 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ज्यादातर हम अब किस पे फोकस कर रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि हम क्या करेंगे, 2.23 लाख करोड़ का 93 जो तेजस आपके जेट्स हैं उनको हम खरीदेंगे, बाय करेंगे एंड 156 जो आपके प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बाय किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, हमारा यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, यहाँ पर टोटल जो प्रोक्योरमेंट है उसे हमें 98% से लेकर 100% तक जाना है। और ज्यादातर हमें ये जो इंडस्ट्रीज है, ये मतलब जो भी ये हमारे जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर से डिमांड किया जा रहा है, इनका जो सोर्सिंग है वो कहाँ से हो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से यहाँ पर हो, जिससे हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो हमारा आगे सक्सेसफुल होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा प्रोक्योरमेंट है, अब देखिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पर फ्यूचर में रेडी होना होगा। आज के जो टाइम की सिचुएशन है, एट प्रेजेंट टाइम जो हमारी सिचुएशन है, आप रशिया यूक्रेन वॉर कन्फ्लिक्ट देख ही रहे हैं, इजराइल हमास यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, चाइना के साथ हमारा जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, इसके बारे में भी ऑल नो दैट। तो कब यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो जाए, वी हैव नो आइडिया। तो इसके लिए हमें पहले से ही क्या होना होगा, प्रिपेयर होना होगा। ओके, सो आई होप इतना आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ COP28 समिट। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28 जो एडिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका थर्सडे को इसकी फर्स्ट समिट थी। अब इस फर्स्ट समिट में क्या हुआ है, जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई है। सो फंड मीन टू कंपनसेट कंट्रीज डीलिंग विद इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज गेट कमिटमेंट्स ऑफ नियरली $250 million. All developing countries are eligible to apply for the fund and every country has been invited to contribute to it। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
आपका ये जो 7th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, उसमें यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका फंड वाला ये जो था लॉस एंड डैमेज फंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक तरीके से। और उसके बाद ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो आपका हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन का एमिशन किया, और इसका जो नुकसान है वो किसको, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो कौन डील कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज एंड द स्मॉल आइलैंड नेशंस इस चीज से डील कर रहे हैं। तो उन कंट्रीज को कंपनसेट करने के लिए हम क्या लेकर आए थे, लॉस एंड डैमेज फंड यहां पर लेकर आए थे। बट हमने इसमें ये देखा कि जो कंट्रीज है फंड यहां पर जनरेट हो ही नहीं पा रहा था, डेवलप्ड कंट्रीज यहां पे कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रही थी। लेकिन ऑन द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो आपका फर्स्ट डे समिट हुआ, इसमें यहाँ पर लॉस एंड डैमेज जो फंड था उसको क्लियर किया गया है। नियरली यहाँ पर कमिटमेंट हुआ है कि $250 मिलियन का क्या होगा, आपका पूरा फंड यहाँ पर रेज किया जाएगा। और ऑल द कंट्रीज आर इनवाइटेड, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट इट। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट डे में ये हुआ है। सेकंड, अब देखिए एक तरीके से हमारा ये हिस्टोरिकल डिसीजन रहा है, जिसमें हमने क्या किया, सक्सेसफुल जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड है इस साल का। तो अमिड दिस हिस्टोरिक डिसीजन टू operationalize the loss and damage fund within the year of its established, addressing underlying concern become critical। so यहाँ पर अभी ये सारी चीजें की जा रही है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को क्या कर सके, इंश्योर कर सके। उसके साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो किस पर हमें फोकस करना है कि जो अर्थ का हमारा टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, इससे कम ही हमें रखना है। ओके, सो आई होप अभी इतना ही आपको क्लियर होगा। अभी ये समिट आपकी 2 वीक की समिट है। कितने 2 वीक की समिट है। डेली यहाँ पर आज फिर कुछ होगा, इसके बारे में आपकी न्यूज कल आएगी, फिर परसों कुछ होगा, उसके बारे में आपके यहाँ पर पूरी चीजें होंगी। तो डिटेल में इसका क्या करना है, जब ये समिट एंड हो जाएगी तब हमें इसका क्या करना, पूरा एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपकी 28th समिट, मतलब 28th जो आपका एडिशन था, इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कोर सेक्टर ग्रोथ स्पीड्स टू 12.1%। अब हम कोर सेक्टर की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा डेटा आया है इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडेक्स की, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो हमारा कोर सेक्टर है उसमें यहाँ पर 12.1% हमें ग्रोथ दिखाई दी है। सो कोर सेक्टर विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अक्टूबर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमारी हुई है, विद ऑल 8 सेक्टर क्लॉकिंग ग्रोथ फॉर ओनली द 3rd टाइम्स इन 18 मंथ। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल 8 कोर सेक्टर है, इसमें हम देख रहे हैं कि 18 मंथ्स में 3rd टाइम ये हमारी ग्रोथ में बूस्ट हुई है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारी परफॉर्मेंस 20.3% हमें देखने को मिलता है, और जो कोल आउटपुट है अप टू 18%। लास्ट अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं कोल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 0.7 हमें ग्रोथ देखने को मिलती थी। तो द कोर सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ आईआईपी। जो कोर सेक्टर है वो क्या करते हैं, हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40% यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड देयर इंप्रूव ग्रोथ आर्ग्यू वेल इंडस्ट्रियल आउटपुट। अगर यहाँ पर कोर सेक्टर में क्या होता, आपका ग्रोथ अच्छी होती, तो इट मीन्स ओवरऑल जो आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आईआईपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो इट इज used by the government agency including the Ministry of Finance and Reserve Bank of India etc for policy making purpose। तो ये जो आपका इंडेक्स होता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पस, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो इसमें हम देखिए जो हमारा जीडीपी वगैरह है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ये आपका जो इसका कैलकुलेशन होता है वो क्वार्टरली होता है। ओके, और एडवांस में इसका जो जीडीपी है, अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा जो जीडीपी एस्टिमेशन है उसमें ये हमारी हेल्प करता है। आपकी जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करते हैं। पहले आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। तो इसका अगर हम टोटल आउटपुट देखते हैं, जो वेटेज है ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का कितना है, 40.30%। अब देखिए ये क्या है, ऑलरेडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीमेंट की डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल सीमेंट की डिमांड बढ़ी, ये कोर सेक्टर में आ रहा। इसके साथ साथ देखते हैं आप आयरन, आपका जो आयरन है उसकी डिमांड बढ़ेगी, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, मतलब कहीं
सीमेंट की डिमांड बढ़ रही, इट मीन्स कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा मतलब कि कंस्ट्रक्शन में आपका आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी, यहाँ पर वाटर की जरूरत होगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं आपस में लिंक होती हैं, इसलिए यहाँ पर 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जिससे कि अदर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको लिंक किया गया है। अगर इसमें ग्रोथ होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पर भी हमें ग्रोथ दिखाई देगी। ओके, अब इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपका 2015 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। सो इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। तो इसमें कोल प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, स्टील प्रोडक्शन है। तो हाईएस्ट वेटेज किसको दी जाती है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या था? सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, तो ये किसकी बात करता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द पार्लियामेंट हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो आपका ए ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सो योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात की गई है। सो इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और आप लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लिया है कि सबसे ज्यादा वेटेज, देखिए यहाँ पर कोल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, स्टील प्रोडक्शन है। तो हमने अभी यहाँ पे वेटेज देखा कि था कि किसमें सबसे ज्यादा किसको वेटेज दी जाती है। ओके, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का एनालिसिस कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।